हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम लोग लास्ट क्लास तक में यूनिट नंबर 4 कंप्लीट कर लिए थे, होस्टिंग एंड कन्वेइंग इक्विपमेंट्स। आज वाले क्लास से हम लोग डिस्कस करेंगे यूनिट नंबर 5 जो है आपका अर्थ मूविंग मशीनरीज। अब इस अर्थ मूविंग मशीनरीज में हम लोग दो टाइप के टॉपिक समझेंगे। पहला एक्सकेवेशन इक्विपमेंट और दूसरा आपका कॉम्पैक्शन इक्विपमेंट। अर्थ मूविंग मशीनरीज का मतलब है कि वो इक्विपमेंट्स, वो मशीन्स जो आपको अर्थ से रिलेटेड सारे काम करने में हेल्प करता है, जिसमें आपको अर्थ को आप एक्सकेवेट करते हैं और या फिर आप अर्थ को आप कॉम्पैक्ट करते हैं, कंप्रेस करते हैं। तो अर्थ, जब हम लोग एक्सकेवेशन इक्विपमेंट्स की बात करेंगे तो हम लोग वो इक्विपमेंट्स के बारे में जानेंगे जो अर्थ को एक्सकेवेट करते हैं, जैसे कि आपके बुलडोज़र्स हो गए, ग्रेडर्स हो गए, पावर शोवेल्स हो गए, ड्रैग लाइन्स हो गए, जेसीबी कंपनी का आपको बैक होल लोडर हो गया। ये सारी जो आपके इक्विपमेंट्स है, ये सारे आप वाइडली यूज़ करते हैं अपने अर्थ को किसी भी लोकेशन में, चाहे आपको किसी एक रोड कंस्ट्रक्शन में किसी रोड का साइड्स को एक्सकेवेट करना हो, या फिर आपको रोड लेवल को ही आपको एक्सकेवेट करना हो, कहीं पे आपको किसी फिलिंग के साइड्स को एक्सकेवेट करना हो, कहीं पे फिलिंग करना हो, उसके लिए आपको किसी एक लोकेशन से एक्सकेवेट करके दूसरी जगह पे ड्रॉप करना हो। तो ये सारे जो अर्थ को एक्सकेवेट करने के काम आते हैं, ये सारे कहलाते हैं अर्थ मूविंग एक्सकेवेशन इक्विपमेंट्स। इसके अलावा जो नेक्स्ट वाले क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे वो होगा आपका रोलर्स के बारे में, कि जो आपको अर्थ को कॉम्पैक्ट करना होता है तो उसमें हम लोग कौन से इक्विपमेंट यूज़ करते हैं। अगर हम लोग रोड रोलर्स यूज़ करते हैं तो वो आपको क्या टाइप्स होते हैं, उसमें क्या फंक्शंस होते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। ये नेक्स्ट वाले क्लास में होगा। आज वाले क्लास में हम लोग ये सारे टाइप्स जो हम लोग एक्सकेवेशन इक्विपमेंट्स के बारे में डिस्कस किए, ये सारे के बारे में हम लोग आज डिस्कशन करेंगे। तो एक्सकेवेशन इक्विपमेंट्स दो टाइप के हो सकते हैं। पहला, जो आपको सिर्फ एक्सकेवेशन पर्पस को ही पूरा करते हो, एक्सकेवेशन करने के बाद जो मटेरियल, जो डिब्रिस रह जाता है, उसको किसी दूसरे साइट पे अगर आपको डंप करना हो, या फिर उसको आपके, अगर आप रोड कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, अगर आप हिली रीजन में जैसे रोड कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, तो आप जो एक्सकेवेशन करेंगे वो सारा मटेरियल आपके रोड पे आकर के गिरा रहेगा, तो उसको आपको किसी दूसरे लोकेशन पे ले जा करके छोड़ना होता है, या फिर उसको स्लोप से नीचे कर देना होता है ताकि रोड का जो रास्ता है वो आपका क्लियर हो सके। तो वो इक्विपमेंट जो सिर्फ एक्सकेवेशन का काम करेंगे वो आपको एक टाइप का होता है कि स्टेशनरी, उसको हम लोग कहते हैं स्टेशनरी एक्सकेवेशन इक्विपमेंट। और एक होता है आपको मोबाइल एक्सकेवेशन इक्विपमेंट, जो आपको एक्सकेवेशन के साथ साथ मटेरियल को थोड़े दूर तक आपको ड्रॉप कर सके, डिपॉजिट कर सके। ये होता है आपका दूसरा टाइप का एक्सकेवेशन इक्विपमेंट। अब इसमें अलग अलग जो हम लोग सारे टाइप्स पढ़े थे, इसमें जैसे हम लोग सबसे पहला एग्जांपल लेते हैं बुलडोज़र का। बुलडोज़र आपको मोबाइल एक्सकेवेशन इक्विपमेंट है, क्योंकि ये आपको कटिंग भी करेगा, एक्सकेवेशन भी करेगा, और ये थोड़े दूर तक, कुछ डिस्टेंस तक, 25 मीटर 50 मीटर तक में आप इसको, जो आपके मटेरियल्स एक्सकेवेट हुए हैं, आप उसको ड्रैग करके किसी दूसरे लोकेशन पर ड्रॉप कर सकते हैं। सेम आपका जेसीबी के बैक होल लोडर के साथ भी होता है, आप उससे एक्सकेवेशन भी कर सकते हैं और आप उसको दूसरे लोकेशन पर ले जा करके ड्रॉप भी कर सकते हैं। फिर उसमें आपको जैसे ड्रैग लाइन्स होते हैं, तो ड्रैग लाइन्स आपको स्टेशनरी इक्विपमेंट्स होते हैं, ये आपको सिर्फ एक्सकेवेशन करते हैं। उसके मटेरियल्स को या तो आप कन्वेइंग इक्विपमेंट यूज़ करके कन्वे करते हैं, चाहे तो आप कन्वेयर बेल्ट से आप उसको किसी दूसरे जगह भेजेंगे, या फिर आप ट्रक्स का, डंपर्स का, ट्रैक्टर्स का यूज़ करेंगे। तो जो स्टेशनरी इक्विपमेंट्स होते हैं उनके साथ आपको कन्वेइंग इक्विपमेंट्स चाहिए होता है, क्योंकि एक्सकेवेशन का काम स्टेशनरी इक्विपमेंट करेंगे और कन्वेइंग का काम आपको कन्वेइंग इक्विपमेंट्स करेंगे। लेकिन जो आपके मोबाइल इक्विपमेंट्स होते हैं, मोबाइल एक्सकेवेशन इक्विपमेंट्स, इनका काम दोनों का मिला के एक काम होता है। ये एक्सकेवेशन भी करते हैं और ये आपको किसी भी लोकेशन पे थोड़े डिस्टेंस तक में ड्रॉप कर सकते हैं। तो डिपेंड करता है कि आपके साइट पे कंडीशन क्या होगा, आपको किस तरह का काम है आपके साइट पे, उसके हिसाब से हम लोग इक्विपमेंट्स को चूज़ करते हैं। ये सारे फैक्टर्स होते हैं कि आपका जिस एरिया को आपको एक्सकेवेट करना है वहाँ तक पहुँचने का रास्ता किस तरह का है, उसके हिसाब से आपको व्हीकल डिसाइड होता है कि आप कौन सा इक्विपमेंट यूज़ करेंगे। आप बुलडोज़र यूज़ करेंगे, या फिर आप ड्रैग लाइन्स यूज़ करेंगे, या फिर आप जेसीबी का बैक होल लोडर यूज़ करेंगे। ये सारी चीज़ें डिपेंड करती है आपको किस तरह का एक्सकेवेशन करना है, किस तरह का काम करना है, या आपका एरिया किस तरह के लोकेशन में सिचुएटेड है। ये सारी चीज़ों फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। फिर आपको अगर कन्वेइंग इक्विपमेंट का ही चार्ज बहुत ज़्यादा लग जा रहा है, अगर आप एक्सकेवेशन एक मशीन से करेंगे और कन्वेइंग इक्विपमेंट के लिए दूसरा आपको अगर व्हीकल चाहिए होगा, इन सारे का कॉस्टिंग अगर ज़्यादा हो रहा हो, तो उसके लिए भी आप मोबाइल एक्सकेवेशन इक्विपमेंट यूज़ कर सकते हैं कि आपको इसमें एक्सकेवेशन भी हो जाएगा, कन्वेइंग भी हो जाएगा, कॉस्ट सेविंग होगा। अगर 2 दिन का टाइम एक्स्ट्रा लगेगा बट उसमें अगर कॉस्टिंग सेव हो जाएगा, तो कॉस्ट इफिशिएंट अगर होगा तो हम लोग फिर मोबाइल एक्सकेवेशन इक्विपमेंट यूज़ करेंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको समझना पड़ता है कि आप साइट पे कब कौन सा इक्विपमेंट यूज़ करेंगे।
तो हम लोग अभी सबसे पहले डिस्कस करेंगे डिटेल में बुलडोज़र्स के बारे में। बुलडोज़र्स आपको इक्विपमेंट्स होते हैं जो आपको एक्सकेवेशन भी करते हैं, और उसमें क्योंकि ब्लेड्स माउंटेड रहते हैं, वो ब्लेड्स आपको एक्सकेवेशन में हेल्प करने के साथ साथ आपको उस मटेरियल्स को या तो रोड के साइड वेज में प्लेस करने में काम आते हैं, या फिर जो 50 मीटर 100 मीटर तक का जो लीड डिस्टेंस होता है, लीड डिस्टेंस कहते हैं जब आप एक्सकेवेशन करके किसी लोकेशन पर जाकर के मटेरियल को ड्रॉप करते हैं, वो डिस्टेंस जो आप कवर करते हैं उसको हम लोग लीड कहते हैं। तो ये लीड अगर 50 to 100 मीटर तक का होता है तो वो केसेस में आप बुलडोज़र्स यूज़ कर सकते हैं। इससे आपको एक्सकेवेशन भी हो जाएगा और आपका लीड डिस्टेंस भी आपका कवर हो जाएगा। तो अब बुलडोज़र्स कितने टाइप के होते हैं? तो बुलडोज़र्स आपको अलग अलग कंडीशन के हिसाब से अलग अलग टाइप में डिवाइड किए जाते हैं। जैसे कि आपका अगर व्हील के कंडीशन के हिसाब से कि किस तरह के इक्विपमेंट के ऊपर, किस तरह के व्हील के ऊपर वो माउंटेड है, उसके हिसाब से आप उसको या तो क्रॉलर बुलडोज़र कह सकते हैं, क्रॉलर माउंटेड, या फिर आप उसको व्हील माउंटेड कह सकते हैं। आपका ब्लेड किस तरह का है, स्टेशनरी ब्लेड है या फिर आपको वो एंगल टिल्ट हो सकता है और कुछ एंगल भी कवर कर सकता है। स्टेशनरी ब्लेड्स होते हैं जो आपको बिल्कुल स्ट्रेट डायरेक्शन में चलते हैं। एंगल ब्लेड्स होते हैं जो आपको कुछ एंगल भी कवर कर सकते हैं, वो रोड से आपको मटेरियल्स को साइड करने के भी काम आते हैं। और जो आपके स्टेशनरी ब्लेड्स होते हैं वो सिर्फ स्ट्रेट चलते हैं, जितना उनका ब्लेड का साइज़ होता है उस ब्लेड के साइज़ में ही वो मटेरियल्स को आगे पुश करते चलते हैं। व्हीकल का मूवमेंट के साथ साथ वो ब्लेड भी आगे मूव करता है। इससे आपका मटेरियल जो होता है वो रोड के साइड्स में ऑटोमेटिकली ट्रांसफ़र हो जाता है। तो ये ब्लेड के पोजीशन के हिसाब से और ब्लेड के टाइप के हिसाब से भी आप उसको टिल्ट बुलडोज़र कह सकते हैं, टिल्ट ब्लेड बुलडोज़र, या फिर आप उसको स्टेशनरी ब्लेड बुलडोज़र भी कह सकते हैं। इसके अलावा जो आपके ब्लेड्स होते हैं वो आपको केबल कनेक्टेड भी रहते हैं, कई बार जो केबल ऑपरेटेड रहते हैं, कई बार वो आप हाइड्रोलिक ऑपरेटेड भी देखते हैं। तो ज़्यादातर जो आप अपने साइट्स वगैरह पे देखते हैं वो आपका हाइड्रोलिक ऑपरेटेड ब्लेड रहता है। जो उसका मूवमेंट होता है ब्लेड का, जब आप एक्सकेवेशन कर रहे हैं या जब आप आगे मूवमेंट कर रहे हैं, तो कई बार आप हाइड्रोलिक्स वाला ही आप मशीन्स देखते हैं जिसमें हाइड्रोलिक के हेल्प से उसको पुश किया जाता है या उसको एक्सकेवेट किया जाता है। तो ये सारे का इमेज आपके स्क्रीन पे एक एक करके आ जाएगा। सबसे पहले आप देखेंगे केबल कंट्रोल्ड बुलडोज़र्स। इसमें आपको केबल के हेल्प से आपका ब्लेड कंट्रोल किया जाता है। इसके बाद आप देखेंगे हाइड्रोलिक कंट्रोल्ड बुलडोज़र्स, जिसमें आपके जो ब्लेड्स होते हैं वो हाइड्रोलिक के हेल्प से उसको पुश किया जाता है। इसके बाद आप देखेंगे क्रॉलर माउंटेड, जिसमें आपको व्हील्स के जगह पे आपको जो क्रॉलर्स लगे होंगे तो वो आपको कहलाएगा क्रॉलर माउंटेड बुलडोज़र्स। इसके बाद आप देखेंगे टायर माउंटेड बुलडोज़र्स, जिसमें आपको व्हील्स के जगह पे आपको अगर टायर्स लगे हुए होंगे तो वो आपको कहलाएगा व्हील माउंटेड बुलडोज़र्स। इसके बाद आप देखेंगे फ्रंट कास्टिंग बुलडोज़र्स। फ्रंट कास्टिंग बुलडोज़र्स होते हैं जिसमें आपका जो ब्लेड होता है वो सिर्फ स्ट्रेट डायरेक्शन में, फ्रंट डायरेक्शन में ही मूव करता है, तो वो होता है आपको फ्रंट कास्टिंग बुलडोज़र्स। इसके अलावा दूसरा टाइप जो होता है वो होता है आपको एंगल डोज़र्स। एंगल डोज़र्स में आपके ब्लेड जो होते हैं वो 30 डिग्री डायरेक्शन तक में बोथ वेज, राइट और लेफ्ट, आपको मूव कर सकते हैं, टिल्ट कर सकते हैं। तो इसके हिसाब से आपको अलग अलग टाइप के बुलडोज़र जो होते हैं वो आपको क्लासीफाई होते हैं। अब इन बुलडोज़र्स के आउटपुट की अगर बात करें कि आउटपुट इनका क्या होता है, तो इनका आउटपुट एक जनरल टर्म में नहीं डिफाइन किया जा सकता है कि इनका आउटपुट कुछ एक कैपेसिटी नहीं हो सकता है। इनका आउटपुट डिपेंड करता है बहुत सारे कंडीशंस में कि आपको किस तरह के सॉइल को आपको एक्सकेवेट करना है, वो लूज सॉइल है या रॉकी सॉइल है या मीडियम टू लूज सॉइल है, उसके हिसाब से इसके एक्सकेवेशन में टाइम लगेगा, उसको एक्सकेवेट करने में जो उसमें डिफ़िकल्टी आएगा, वो सारे फैक्टर्स एक गवर्न करेंगे कि उसका आउटपुट कितना होगा। उसके बाद उसको एक्सकेवेट करने के बाद जो आप लीड डिस्टेंस को कवर करेंगे और वो ड्रॉप करने के बाद फिर आप वापस आएंगे, तो वो जो टोटल रिटर्न टाइम होगा, जो टोटल ट्रेवल टाइम होगा, जो आप एक्सकेवेशन करने के बाद से लेकर के लीड डिस्टेंस कवर करते हैं और फिर वहाँ से वापस आते हैं, ये सारा टाइम भी आपको एक फैक्टर होता है। ब्लेड कैपेसिटी इसके बाद होता है कि ब्लेड कैपेसिटी, आपका ब्लेड जो है वो कितना M³ मटेरियल जो है ये कैरी कर सकता है। ब्लेड का साइज़ जितना ज़्यादा होगा, मटेरियल का कैपेसिटी उतना ज़्यादा होगा। तो ये सारे जो 4-5 फैक्टर्स हैं ये डिफाइन करते हैं कि आपके मशीन का आउटपुट कितना आएगा। ये सारे ही एक्सकेवेशन इक्विपमेंट्स में ये अप्लाई होता है कि ये कंडीशन बताते हैं, क्योंकि अगर आप रॉकी सॉइल कर देंगे या आप लूज सॉइल कर देंगे तो दोनों के एक्सकेवेशन में टाइम कंजम्पशन अलग अलग होगा। उसके बाद ट्रिप आपका अगर लीड अगर आपका 50 मीटर का होगा तो टाइम ज़्यादा किल होगा, अगर आपका 20 मीटर्स का होगा तो टाइम कम किल होगा। अगर आप हिल्स पे बना रहे हैं और आपको एक्सकेवेशन मटेरियल को स्लोप से नीचे कर देना है तो उसमें टाइम और भी कम होगा, तो आउटपुट उसमें इंक्रीज हो जाएगा। जितना ट्रिप टाइम कम होगा उतना आउटपुट टाइम आपका ज़्यादा होगा, उतना आउटपुट आपका ज़्यादा होगा। तो ये सारे कंडीशंस होते हैं जो आपके आउटपुट को इफ़ेक्ट करते हैं। अब हम लोग इम्पॉर्टेंट पार्ट्स अगर हम लोग बात करें बुलडोज़र्स के, तो इम्पॉर्टेंट पार्ट्स आपको होते हैं रिपर, फाइनल ड्राइव, कैब, ट्रैक्स या फिर टायर, जो भी जैसा भी माउंटेड होगा, इंजन, पुश फ्रेम और ब्लेड।
ये सारी चीज़ें क्या होती है, तो ये आपके स्क्रीन पे एक इमेज आ रहा होगा जिसमें आप एक एक करके देख पा रहे होंगे कि जो सबसे बैक में जो तित की तरह से जो आपके एंगल वो शार्प एज निकला रहता है, जो आपको कई बार हार्ड मटेरियल्स को छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक करने के काम आता है, वो कहलाता है आपका रिपर। उसके बाद आता है आपका फाइनल ड्राइव। फाइनल ड्राइव एक मैकेनिकल आपका ऑब्जेक्ट होता है जो आपके व्हील्स में एक आपके मशीन का वो सेंट्रल पोर्शन होता है जो आपके जब आप हैवी इक्विपमेंट्स को या जैसे आप हैवी रॉक्स को जब आप एक्सकेवेट कर रहे होते हैं तो आपके बुलडोजर्स को बैलेंस मेंटेन रखने के लिए आपको ये फाइनल ड्राइव उसमें हेल्प करता है। थर्ड होता है आपको कैब, जिसमें ऑपरेटर आपको बैठ करके आपको जो सारे कमांड्स होते हैं उसको करता है, वो आपका कैब होता है। फोर्थ आपका ट्रैक्स या टायर, जैसा भी आपका माउंटेड है, अगर क्रॉलर माउंटेड है तो ट्रैक्स होंगे, अगर व्हील माउंटेड है तो फिर आपका टायर्स होगा। तो ये हो गया फोर्थ। फिफ्थ हो गया आपका इंजन, जो आपके बुलडोजर का इंजन होगा। सिक्स्थ है आपका पुश फ्रेम। पुश फ्रेम होता है जो हम लोग जैसे हाइड्रोलिक की अगर बात करते हैं, हाइड्रोलिक कंट्रोल का, तो उसमें आपको ब्लेड आपके बुलडोजर से जो अटैच रहता है वो पुश फ्रेम के थ्रू अटैच रहता है। ये पुश फ्रेम में आपको हाइड्रोलिक सिस्टम लगा होता है। ये जब प्रेस होता है तो फिर आपका ब्लेड जो है, अगर आपका व्हीकल मूव नहीं कर रहा है, एक जगह पे स्टेशनरी है, तो भी आप पुश फ्रेम के हेल्प से आप अपने ब्लेड्स को आगे की तरफ पुश कर सकते हैं, जिससे आपको आगे बढ़ने का, आपको ब्लेड को आप बिना व्हीकल के मूवमेंट के आप ब्लेड को मूव कर सकते हैं, वो आप पुश फ्रेम के हेल्प से कर सकते हैं। और सिक्स लास्ट इक्विपमेंट आपका होता है ब्लेड। अब ये ब्लेड भी आपको अलग अलग टाइप के होते हैं। एस शेप्ड होते हैं, ये एस शेप नहीं, एक्चुअली शेप एस नहीं होता, उसको एस टाइप कहते हैं कि एस टाइप ब्लेड्स, या फिर आपका यू टाइप्स ब्लेड, या फिर एस यू टाइप्स ब्लेड। अलग अलग शेप के हिसाब से आपको अलग अलग टाइप के ब्लेड्स होते हैं। किसी में आपको साइड के जो आपको एंगल्स होते हैं वो ब्लेड्स में निकले हुए होते हैं। जैसे एस टाइप के ब्लेड की बात करें तो ये आपको रेक्टेंगुलर बिल्कुल फ्लैट ब्लेड्स होते हैं। फिर हम लोग यू टाइप की बात करेंगे तो ये आपको इंटरनल साइड में कॉन्केव टाइप का होगा, तो वो कहलाएगा आपका यू शेप्ड। और फिर एस यू शेप्ड, जिसमें आपको यू शेप्ड होगा, बट यू शेप में आपको साइड से आपको एक फ्लैप्स निकले हुए रहते हैं जो आपको मटेरियल्स को स्पिल नहीं होने देते हैं, आपने जो पाथ होता है उससे बाहर स्पिल नहीं होने देते हैं। एस टाइप में प्रॉब्लम की बात करें तो एस टाइप में जब आप मटेरियल को आगे की तरफ पुश करेंगे तो वो कुछ कुछ साइड से भी आपका बाहर आता चला जाएगा। तो यू शेप टाइप में वो प्रॉब्लम नहीं होता है। और एस और यू जब कंबाइन करते हैं तो यू शेप में आपको कनकेविटी मिलता है, मगर आपको साइड के फ्लैप्स जो है वो आपको नहीं मिलते हैं। तो ये अलग अलग ब्लेड्स अलग अलग मशीन्स के साथ आपको इक्विप्ड आते हैं, आपके कंडीशन के हिसाब से कि आपको किस तरह के एरिया में कैसा आपको एक्सकेवेशन है, किस तरफ आपको उसको ड्रॉप करना है। आपके एक्सकेवेशन आपको सिर्फ रोड का सामने का एक्सकेवेशन करना है या पूरे एरिया को क्लीन करना है, उसके हिसाब से आपको ब्लेड के कंडीशन जो है ये डिसाइड होते हैं। तो ये सारा आपको है बुलडोज़र से रिलेटेड टॉपिक। बुलडोज़र्स में आपको इंपॉर्टेंट पार्ट्स क्या होते हैं, क्या उसका आउटपुट होता है, किस तरह से ये डिपेंड करता है अलग अलग कंडीशंस पे, और कितने टाइप्स के आपके बुलडोज़र्स हो सकते हैं, ये सारा आपका इंपॉर्टेंट थ्योरी टॉपिक हो सकता है बुलडोज़र से रिलेटेड में। अब हम लोग बात करेंगे स्क्रैपर्स के बारे में। अब स्क्रैपर क्या होता है ये आप इमेज में देख के समझने की कोशिश करेंगे कि इसमें आपको एक कटिंग एज बना हुआ होता है, जो आप ग्राउंड में पोर्शन वो टच होता है, और जैसे जैसे व्हीकल आगे की तरफ मूव होते रहता है तो वो कटिंग एज से आपका ग्राउंड जो है वो एक्सकेवेट होते रहता है। और इस मशीन के बैक साइड में, स्क्रैपर के बैक साइड में एक बाउल होता है। इस बाउल में आप सारे जो आपके मटेरियल्स कट होते हुए आपके व्हीकल के अंदर आते हैं वो उसमें स्टोर हो जाते हैं, और फिर आप उसको किसी डिज़ायर्ड लोकेशन पर जा करके ड्रॉप कर देते हैं। तो इस एनिमेटेड वीडियो से हम समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से स्क्रैपर वर्क करता है। ये कटिंग एज आपका ओपन होता है, और आपका हाइड्रोलिकली जो आप इस गेट को ओपन करते हैं जिससे आपका मटेरियल, एक्सकेवेटेड मटेरियल अंदर की तरफ आकर के बाउल में स्टोर होता है, इस गेट को हम लोग कहते हैं एप्रॉन। फिर ये एप्रॉन ऊपर होता है और ये कटिंग एज निकलता है, और आपके ग्राउंड को एक्सकेवेट करने के बाद फिर जब आपका बाउल फिल हो जाता है तो आप एप्रॉन को क्लोज कर देते हैं, और फिर आपका मटेरियल, अब ये एक ऐसा कन्वेइंग यूनिट की तरह काम करता है स्क्रैपर। फिर आप किसी डिज़ायर्ड लोकेशन पे पहुंचते हैं जहां पे आपको इस मटेरियल को, जो एक्सकेवेटेड मटेरियल है उसको ड्रॉप करना है, उसको आप वहां पे ड्रॉप कर देते हैं। इसमें आप देख रहे होंगे जो ड्रॉप करने के लिए जो आपको बैक से एक इक्विपमेंट है जो आगे की तरफ फॉरवर्ड पुश हो रहा है, उसको हम लोग कहते हैं टेल गेट। टेल गेट का काम होता है कि वो आपको एप्रॉन के ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है, और जब मटेरियल्स को नीचे की तरफ वापस गिराना होता है तो वो टेल गेट उसको पीछे से पुश करता है, जिससे वो मटेरियल, जो एक्सकेवेटेड मटेरियल है, वो आपके जहाँ पे आपको फिलिंग करना होता है या जहाँ पे आपको उसको डंप करना होता है वहाँ पे वो आपको डंप हो जाता है। अब टाइप्स ऑफ स्क्रैपर्स की अगर बात करें तो बेसिकली आपको स्क्रैपर्स जो हैं वो 3 टाइप में डिफाइन किए जाते हैं: टाउट स्क्रैपर्स, 2 एक्सल स्क्रैपर्स और 3 एक्सल स्क्रैपर्स।
टॉड स्क्रैपर्स को आप अपने नॉर्मल आई से आप विजुलाइज कर सकते हैं। आप जो इमेज देख रहे हैं ये है आपका टॉड स्क्रैपर। ये आपको मैनुअली वर्क करता है। ये स्क्रैपर को आप किसी भी एक हॉलिंग यूनिट से या फिर आप ट्रैक्टर से आप कंबाइन कर देते हैं, अटैच कर देते हैं, और जैसे जैसे व्हीकल मूव करता है वैसे वैसे जो आपका कटिंग एज है वो उस व्हीकल के मूवमेंट से ग्राउंड में प्रेशर से इंसर्ट होता है। तो इससे जो आपका कटिंग होता है तो ये होता है आपका टॉड स्क्रैपर्स में। फिर जो आपके 2XL और 3XL के स्क्रैपर्स हैं वो आपके नंबर ऑफ एक्सल्स के हिसाब से वो अलग अलग डिफाइन किए जाते हैं। तो जनरली ये दोनों आपको सिमिलर टाइप के दिखते हैं। दोनों में ही आपको जो इंजन्स होते हैं वो या तो आपको सिंगल इंजन हो सकता है या फिर आपको डबल इंजन हो सकता है। तो सिंगल इंजन होता है जिसको हम लोग कहते हैं कि जो हमारा ट्रैक्टर यूनिट होता है जिसमें हमारा मशीन्स और इंजन्स लगा होता है, तो वो हमारा जब एक सिंगल यूनिट होता है। अब पीछे जो हमारा बकेट होता है जिसको हम लोग बाउल कहते हैं, तो उसमें अगर इंजन नहीं लगा रहता है तो इसको हम लोग कहते हैं सिंगल इंजन स्क्रैपर। और जिसमें आपको बाउल में भी इंजन्स लगा हो और आपके टोविंग यूनिट जो आपका ट्रैक्टर यूनिट है उसमें भी आपको इंजन्स लगा हो तो उसको हम लोग कहते हैं डबल इंजन स्क्रैपर। अब हम लोग अगर आउटपुट की बात करें स्क्रैपर की, तो इसके लिए एक एम्पेरिकल फार्मूला होता है 100C डिवाइडेड बाई 3.28D + 3। अब इसमें C और D क्या होता है, तो C होता है आपके स्क्रैपर का स्ट्रक कैपेसिटी जो कि आपको M³ में पता रहता है, और ये आपके स्क्रैपर के साथ आता है। जो आपको स्क्रैपर जिस कैपेसिटी का होगा, जिस साइज़ का होगा, जिस टाइप का होगा, उसके हिसाब से आपका स्ट्रक कैपेसिटी आपको पता होगा। और D होता है आपका हॉल डिस्टेंस, जहाँ से आपको एक्सकेवेट करके जहाँ पे आपको ड्रॉप करना है वो जो डिस्टेंस आपका रहेगा वो आपका 100 मीटर के हिसाब से आपको यहाँ पे D का वैल्यू पुट करना होगा। जैसे अगर आपका डिस्टेंस 50 मीटर है तो आपका D 0.5 होगा। अगर आपका डिस्टेंस 100 मीटर है तो आपका D 1 हो जाएगा। मतलब पर 100 मीटर को हम लोग 1 कंसिडर करेंगे। फिर इस फॉर्मूले में हम लोग पुट करेंगे तो हम लोगों का जो आउटपुट आएगा वो M³ पर आवर आएगा कि हर 1 घंटे में कितने M³ इस स्क्रैपर से आप फंक्शन कर सकते हैं, जिसमें आपको स्क्रैपिंग और आपको दूसरे जगह पे जाकर डंपिंग, ये दोनों एक्टिविटी आपको उसमें इन्वॉल्व रहेगा। तो आप कुछ फैक्टर्स होते होंगे जो आउटपुट को इफेक्ट करते होंगे कि आउटपुट जो होगा वो वेरी कर सकता है। तो वो है आपको जैसे साइज़ ऑफ ट्रैक्टर, आप जो स्क्रैपर यूज़ कर रहे हैं उसमें जो आपका ट्रैक्टर है वो किस साइज़ का है, उसकी क्या कैपेसिटी है, किस टाइप के मटेरियल्स को आप स्क्रैप कर रहे हैं, आप ग्राउंड में एक्सकेवेशन जो कर रहे हैं वो किस टाइप का मटेरियल है, लूज़ है, हार्ड है, मीडियम टू लूज़ है, मीडियम टू हार्ड है, उसके हिसाब से वेरी करेगा आपका आउटपुट। उसके बाद आपके स्लोप ऑफ द ग्राउंड, कि ग्राउंड अगर आपका डाउनवर्ड स्लोप में है तो आपका एक्सकेवेशन जो होगा वो ईजिली होगा। अगर वो अपवर्ड्स होगा तो आपको वो एक तो अपवर्ड मूवमेंट का जो आपको इफेक्ट होगा वो, प्लस आपको एक्सकेवेशन भी करने में जो तित को अगेंस्ट द ग्रेविटी एक्सकेवेट करना पड़ेगा। तो ये आपको ये दोनों कंडीशन जो होगा ये आपको इफेक्ट करेगा आपके आउटपुट को। हॉल डिस्टेंस, कितने डिस्टेंस पे आपको ड्रॉप करना है, और आपके हॉल रोड का स्लोप और उसका कंडीशन कि जिस डिस्टेंस को आपको एक्सकेवेट करने के बाद ट्रेवल करना है उसमें आपका जो टाइम कवर होगा, उसमें जो टाइम किल होगा, वो सारे कंडीशन जो होंगे वो आपके आउटपुट्स को इफेक्ट करेंगे आपके स्क्रैपर के। अब नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे ग्रेडर्स के बारे में। अब ग्रेडर्स क्या होता है? ग्रेडर्स बेसिकली आपका एक इक्विपमेंट होता है जिसको हम लोग यूज़ करते हैं ग्राउंड का ग्रेडिंग, स्प्रेडिंग, क्राउनिंग, साइड कटिंग या फिर मिक्सिंग करने के लिए। अब जैसे कि आपका कोई रोड का कंस्ट्रक्शन हो रहा है, उसमें अगर आपके मटेरियल्स अनइवनली रखे हुए हैं तो उसको आप ग्रेडर के हेल्प से एक प्रॉपर एक हाइट में आप वो सारे मटेरियल्स को स्प्रेड कर सकते हैं। अगर आपका कहीं आपको साइड कटिंग्स करना है तो ग्रेडर्स में आपको ब्लेड्स लगे रहते हैं, तो आपको अगर वो बहुत बॉटम लेवल पे आपको अगर कर्व्स बनाने हैं तो आप ग्रेडर के हेल्प से साइड कटिंग कर सकते हैं। ग्रेडर्स को कई बार आप क्लियरेंस के लिए भी यूज़ करते हैं, जैसे कि अगर आपके लैंडस्लाइड वगैरह हो गया तो आपके रोड पे जो डिब्रिस वगैरह पड़ा है तो वो व्हीकल का मूवमेंट में उसके व्हील्स उसमें स्ट्रक होंगे, तो आप पहले ग्रेडर के हेल्प से आप उन सारे मटेरियल्स को आप साइड में करके फिर आप रोड का क्लियरेंस कर सकते हैं। तो इन सारे में हम लोग यूज़ करते हैं ग्रेडर्स। ग्रेडर्स आपको अब 2 टाइप के होते हैं, पहला टाउट ग्रेडर, दूसरा मोटराइज्ड ग्रेडर। दोनों के इमेजेस आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। टाउट ग्रेडर होते हैं कि जिसको आप या तो मैनुअली आप यूज़ करते हैं या फिर आप किसी एक हॉलिंग इक्विपमेंट में जैसे ट्रैक्टर वगैरह में उसको फिक्स करके उसके साथ आप उसको मूव करते हैं, तो वो होता है आपको टाउट ग्रेडर। और मोटराइज्ड ग्रेडर जो होता है ये आपका एक इक्विपमेंट होता है, ये पूरा एक मशीनरी होता है जिसमें आपको पूरा एक व्हीकल का सिस्टम है जो आप इस इमेज में देख पा रहे होंगे, उसके हेल्प से आप अपने रोड को अपने कन्वीनियंस के हिसाब से जिस डायरेक्शन में आप चाहेंगे वैसे आप ब्लेड्स को भी आप उसमें मैनुअली आप टिल्ट कर सकते हैं। आपको उसमें 360 डिग्री तक का ब्लेड जो है वो मूव कर सकता है मोटराइज्ड ग्रेडर में। तो ये सारे फंक्शन होते हैं आपको मोटराइज्ड ग्रेडर में।
अब ये आपको कब यूज़ करना है, इसके लिए कंडीशंस होता है कि आपको सॉइल किस तरह का है, ग्राउंड में आपको जो क्लियरेंस करना है। ग्रेडर का काम ज़्यादातर स्प्रेडिंग और क्लियरेंस के काम ही आता है। तो इसमें आपको समझना होगा कि नेचर ऑफ सॉइल कैसा है। अगर रॉक्स हैं तो वो ग्रेडर से आपको नहीं होंगे, उसके लिए आपको दूसरे इक्विपमेंट्स को यूज़ करना होगा। अगर आपका सॉइल है, जैसे लैंडस्लाइड हुआ है और सॉइल अगर आपका रोड पे आकर के अगर स्प्रेड किया हुआ है तो उसके लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो नेचर ऑफ सॉइल, कंसिस्टेंसी ऑफ सॉइल, उसके बाद आपके स्टम्प्स और रूट्स वगैरह अगर आपके उसमें है तो उसके लिए भी आप फिर ग्रेडर को यूज़ नहीं कर सकते हैं। फिर आपका ट्रैक्टर का स्पीड कितना है, पावर कितना है, कितने मटेरियल्स को वो एक बार में स्प्रेड कर सकता है, साइड कर सकता है। उसके बाद आपको कितना डायमेंशन का आपको वो पिट है या कितने डायमेंशन का आपको वो एरिया है जो आपको कवर करना है। इन सब के हिसाब से आपको डिसाइड करना पड़ता है कि आपको कौन सा ग्रेडर यूज़ करना है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे पावर शॉवल्स के बारे में। पावर शॉवल्स आप इमेज में देख पा रहे होंगे, ये एक तरह के आपके एक्सकेवेशन इक्विपमेंट है जिसमें आपका जो आर्म है वो आपको बाहर की तरफ मूव करता है। वो जो आपका बकेट है वो आपके व्हीकल से अवे मूव करता है और इससे आपका एक्सकेवेशन होता है। ये आपको सिर्फ एक्सकेवेशन करने के लिए यूज़ होता है, इसलिए हम लोग इसको एक स्टेशनरी एक्सकेवेशन इक्विपमेंट कहते हैं। इसका वर्किंग आप इस छोटे से वीडियो से देख सकते हैं कि पावर शॉवल किस तरह से वर्क करता है। पावर शॉवल में आपको एक बकेट होता है, एक सैडल ब्लॉक होता है, स्टिक होता है, बूम होता है, शीव्स होता है, रैक होता है और उसमें केबल्स लगे हुए होते हैं। इन केबल्स का ही मेन काम होता है कि ये सारे जो आपके बकेट हैं और जो आपका बूम है और स्टिक है, ये सारे आपको इस केबल से ही आपको केबिन से कनेक्टेड होते हैं और केबिन से इसको ऑपरेट किया जाता है। शॉवल्स भी आपको क्रॉलर माउंटेड और व्हील माउंटेड हो सकते हैं। अगर आप सॉफ्ट ग्राउंड पे आप एक्सकेवेशन करना चाहते हैं तो उसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं क्रॉलर माउंटेड शॉवल। अगर आपका नॉर्मल ग्राउंड है या फिर आपका हार्ड सरफेस है तो वैसे केसेस में आप रबर टायर्ड के अपने शॉवल्स को यूज़ कर सकते हैं, उसको हम लोग कहते हैं व्हील माउंटेड शॉवल्स। इसके बाद आता है ड्रैग लाइन। ड्रैग लाइन भी आपको एक स्टेशनरी एक्सकेवेशन इक्विपमेंट है। इसमें आप केबल के हेल्प से आपका बकेट कनेक्टेड रहता है आपके व्हीकल से और आपके क्रेन से, और इसमें आप जब आप केबल के थ्रू जब आप बकेट को अगेंस्ट द मटेरियल जब आप पुश करते हैं तो वो उसमें टिप्स बने होते हैं, जो उसके शार्प एजेस बने होते हैं, उस कटिंग एज, उससे आपका मटेरियल जो होता है वो आपका एक्सकेवेट होता है। तो ड्रैग लाइन को यूज़ करके आप बहुत हार्ड मटेरियल को कट नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये वायर्स के थ्रू और केबल्स के थ्रू कनेक्टेड होता है, तो जिससे आप बहुत हार्ड मटेरियल को एक्सकेवेशन नहीं कर सकते हैं। शॉवल से हम लोग हार्ड मटेरियल्स को एक्सकेवेट कर सकते हैं क्योंकि उसमें हम लोगों का बूम से और आपके आर्म से कनेक्टेड होता है। लेकिन ड्रैग लाइन और शॉवल में डिफरेंस यही होता है कि शॉवल में आपको जो आपका एक क्रेन होता है उससे आपको केबल्स निकले होते हैं और केबल से आपका बकेट कनेक्टेड होता है। दोनों के ही आउटपुट जो है ड्रैग लाइन्स के और शॉवल्स के, वो डिपेंड करता है कि आपको फैक्टर्स क्या क्या है, किस तरह का सॉइल है, कितना डेप्थ आपको कट करना है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे जेसीबी। जेसीबी एक्चुअली एक कंपनी है। जेसीबी के अंदर जो हम लोग बात करेंगे बैक होल लोडर के बारे में। बैक होल लोडर का आप इमेज देख रहे होंगे। इसी को जब आप जेसीबी कंपनी का यूज़ करते हैं तो वो आपको जो आप स्क्रीन पे आपके आ रहा है, ये इसको आप कहते हैं जेसीबी मशीन, बट एक्चुअली इसको हम लोग कहते हैं बैक होल लोडर। इसका काम होता है कि ये आपको एक्सकेवेशन करने के साथ साथ ये आपके मटेरियल को कुछ लीड डिस्टेंस तक, कुछ हॉल डिस्टेंस तक आपको मटेरियल को आप इसमें डंप कर सकते हैं। तो इसमें भी आपको व्हीकल के बैक साइड में आपको एक बूम रहता है और उसमें आपको एक डिपर आर्म रहता है। इससे आप मटेरियल को एक हैंड की तरह आप एक्सकेवेट कर सकते हैं। उसमें आपको टिप्स बने हुए रहते हैं, उससे एक्सकेवेशन हो सकता है और उसके बाद आप उसको व्हीकल को आगे मूव करके आप किसी लोकेशन पे आप मटेरियल्स को ड्रॉप कर सकते हैं। और इसके आगे वाले साइड में व्हीकल के आपको एक लोडर आर्म रहता है जिससे आप बुलडोज़र वाला काम भी इससे कर सकते हैं। मटेरियल्स जो आपके रोड पे प्लेस कर सकते हैं। उसके अलावा आप इसमें भी टिप्स बने हुए रहते हैं तो आप इससे भी एक्सकेवेशन कर सकते हैं। तो आपको बेसिकली अगर डीप एक्सकेवेशन करना हो तो आप डिपर आर्म से करते हैं जो व्हीकल के बैक साइड में होता है, और अगर आपको एक्सकेवेशन करना होता है या सिर्फ आपको मटेरियल को आपको कहीं एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे जाके प्लेस करना होता है तो उसमें आप लोडर आर्म का यूज़ करते हैं। तो ये आपका बहुत ही वाइडली यूज और वाइडली नोन आपका इक्विपमेंट है। इसको हम लोग कहते हैं बैक होल लोडर। तो ये सारे आपके वो मेजर एक्सकेवेशन इक्विपमेंट्स हैं जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको पता होना चाहिए, और एज अ सिविल इंजीनियर भी आपको इन इक्विपमेंट्स के वर्किंग और इनके नाम आपको पता होने चाहिए। तो आज के क्लास में हम लोग एक्सकेवेशन इक्विपमेंट्स में सिर्फ इतने ही टॉपिक डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वाले क्लास में हम लोग बात करेंगे कॉम्पैक्टिंग इक्विपमेंट्स के बारे में। तो आई होप आपको आज के इस क्लास में जो हम लोग ये सारे इक्विपमेंट्स डिस्कस किए हैं ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अगर ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। थैंक यू।